Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start the second part of lecture 16. In the first part, what we did was all about insolation and heat. Heat budget, heat balance, factors controlling the insolation, what are the atmospheric depletions for the insolation, all these things we covered in detail. Now the topic for this second part is related to the temperature of the atmosphere over different locations of the earth, like the distribution of temperature. हमें करना है अभी कि टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब. जैसा कि आपको पता है कि इस ग्लोब में हर जगह सेम टेम्परेचर नहीं होता है. कोई रीजन्स होते हैं जो काफी गर्म रीजन्स होता है, हॉट होता है, एवरेज एनुअल टेम्परेचर हाई होता है, और ग्लोब में कुछ रीजन्स होते हैं पर्टिकुलरली आफ्टर द 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पोल की तरफ, जहां टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कम होता है. तो आखिर क्यों होता है और किस तरह का पैटर्न होता है, ये सब हमें आज के लेक्चर्स में देखने हैं. और इसको हम एक पैटर्न को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशियल भी और थोड़ा बहुत टेम्पोरल भी. तो अब हम बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस के. आखिर क्यों टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अक्रॉस द ग्लोब. देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे टेम्परेचर उस पर्टिकुलर लोकेशन के जैसा होता है. जैसे सबसे पहला होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड्स, एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर. See, the first and the foremost important factors which controls the distribution of temperature is the latitudes. Latitudes. As we know that as we move away from the equator towards the pole, the insolation keeps on decreasing. Why? क्योंकि द एंगल ऑफ सनरेज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और हमने पहले देख रखा है कि एंगल ऑफ सनरेज जैसे जैसे डिक्रीज होता है इंसोलेशन डिक्रीज होता है. तो जाहिर सी बात है कि जब इंसोलेशन ही डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इटसेल्फ विल डिक्रीज. तो लैटिट्यूड्स जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं पोल की तरफ, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस. इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है, टेम्परेट रीजन्स में जाते हैं तो थोड़ा कम होता है, पोलर रीजन्स जो है बिल्कुल कोल्ड होता है. तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ लैटिट्यूड, राइट. दोनों साइड में, चाहे इक्वेटर से आप पोल की तरफ में जाओ तो नॉर्थ हो या साउथ हो, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ लैटिट्यूड. सेकंड जो कंसेप्ट होता है, सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है एल्टीट्यूड. यानी जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हाइट के साथ भी चेंज होता है. मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, आप सरफेस पे हो, ग्राउंड पे हो, या 2 किलोमीटर आसमान में चले जाओ, देयर विल बी चेंज इन द टेम्परेचर. यही कारण है कि हिल स्टेशंस ठंडे होते हैं जनरली प्लेन एरियाज के कंपैरिजन में, और गर्मियों में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं हिल स्टेशंस. व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर इन द हायर एरियाज, हायर एल्टीट्यूड्स इज लोअर देन ओवर द ग्राउंड. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एक फिक्स्ड रेट के हिसाब से टेम्परेचर जो घटता चला जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड एज अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. किससे? एल्टीट्यूड के. जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर जो है हमारा घटता चला जाएगा, राइट. हायर द एल्टीट्यूड लेसर द टेम्परेचर. ये हमारा रिलेशन होता है एल्टीट्यूड और टेम्परेचर का. तीसरा जो होता है, इसको मैं इरेज करता हूं, जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. डिस्टेंस फ्रॉम द सी और द ओशन. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर रेंज होता है वो बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे हम समुद्र के पास होते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर रेंज होता है वो कम होता है. तो जब टेम्परेचर रेंज, चाहे वो डायरनल हो या फिर सीजनल हो, रेंज का मतलब होता है कि दिन में कितना टेम्परेचर होगा और रात में कितना होगा, और इन दोनों के बीच में वेरिएशन कितनी होगी. तो दिस इज कॉल्ड डायरनल एंड सीजनल वेरिएशंस. और सीजनल वेरिएशंस मतलब अक्रॉस द सीजन, साल में गर्मी, बरसात, ठंडी में कितना टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर रेंज.
तो जितना आप समुद्र के पास रहोगे, आपकी टेम्परेचर की जो रेंज होगी, चाहे वो दिन रात के बीच का हो या फिर ठंडी गर्मी के मौसम का हो, वो कम होगा। यही कारण है कि मुंबई में, चेन्नई में जो टेम्परेचर रेंज होता है वो बिल्कुल कम होता है। बहुत ज्यादा दिन और रात के बीच में टेम्परेचर का फर्क नहीं होता है, या ठंडी या गर्मी के मौसम में कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर का फर्क नहीं होता है, विंटर और समर में। लेकिन आप दिल्ली में आ जाओ, आप राजस्थान में चले जाओ, यू विल हैव अ ग्रेट टेम्परेचर रेंज, यू विल हैव अ ग्रेट एनुअल एज वेल एज डायरनल टेम्परेचर रेंज। तो डिस्टेंस से, सीख से जब भी हम डिस्टेंस बढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि एक्सट्रीमिटीज, टेम्परेचर जो है एक्सट्रीम्स होने लगते हैं, वेरिएशंस। और जब भी हम समुद्र के पास होते हैं तो बोलते हैं कि वेरिएशंस मॉडरेट है। तो समुद्र का, ओशन बॉडीज का, सी का, वाटर बॉडीज का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो वेरिएशंस होते हैं वो कम होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों समुद्र के पास जो है बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, क्यों इक्वेबल कंडीशंस होता है? तो इसका कारण ये होता है कि जो हमारा ओशन और वाटर बॉडीज होता है वो slowly heated and slowly cooled. Ocean water is in fact is slowly heated and slowly cooled in comparison to land. लैंड के कंपैरिजन में जो वाटर बॉडीज होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ये धीरे धीरे होता है? अब सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर आप लैंड को दोगे तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर वाटर सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो वाटर सरफेस जल्दी गर्म नहीं होगा। इट विल एब्जॉर्ब द हीट, इट विल मेंटेन इट्स कूल टेम्परेचर एंड स्लोली स्लोली इट विल बी हीटेड। और वो उल्टा सेम वे होता है, लैंड जो है ठंडी भी जल्दी होती है। रातों में जो ग्राउंड सरफेस होता है, लैंड सरफेस होता है, वो जल्दी ठंडा होता है, वाटर सरफेस जो है धीरे धीरे होता है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोग केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देने की जरूरत होगी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और कितनी हीट हम उसमें से निकाल लेंगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। ये दोनों एक ही चीज होती है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट आप दोगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी तरह से 1 डिग्री सेल्सियस उसको घटाने के लिए उतनी ही हीट आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसका कैसा नेचर है, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी। और जिस भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, उस सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा हीट को देने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा हीट अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस घटाने के लिए भी हमें ज्यादा हीट लेने की जरूरत पड़ती है। तो सो हायर विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज एंड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो अब यहां होता क्या है कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लैंड के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से ज्यादा होती है। वाटर इज हैविंग मोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन लैंड, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ लैंड और सॉलिड रॉक्स ऑफ विच द लैंड इज फॉर्म्ड। तो यही कारण होता है कि समुद्र जो है जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो कोई भी जो जगह अगर समुद्र से काफी दूर है तो इसके मतलब कि समुद्र का असर इसके ऊपर कम होगा, क्योंकि समुद्र जो है जल्दी गर्म हो जाएगी तो अपने आसपास के लैंड को वो गर्म करेगी ठंडा के दिनों में भी। और समुद्र अगर ठंडा रहेगी गर्मी के दिनों में तो आसपास के लैंड को वो ठंडा करेगी। तो इस तरह से एक इक्वेबल कंडीशंस क्रिएट करती है ओशन बॉडीज अपने पेरिफेरल लैंड का। तो सबसे पहला क्यों समुद्र जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक रीजन है। दूसरा रीजन होता है इसका कि समुद्र जो होता है उसमें इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ हीट लैंड में जो नहीं होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ हीट। यानी कि
समुद्र में चूंकि वाटर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो साथ में वो हीट को भी इंटरमिक्स करता है, और इंटरमिक्सिंग होने की वजह से जो टेम्परेचर होता है ओशन का वो ना ही जल्दी बढ़ता है ना ही जल्दी घटता है। तो इंटरमिक्सिंग इस तरह का लैंड में रॉक्स में नहीं होते हैं। अब रॉक्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस पार्टिकल्स होते हैं, वो पानी की तरह तो ऐसे मिलते नहीं हैं। तो जो रॉक का पार्टिकल गर्म हो गया वो वहीं पे अपना गर्म रहेगा, जबकि पानी का कोई पार्टिकल अगर ड्रॉपलेट गर्म होता है तो वो दूसरा पानी के ड्रॉपलेट के साथ मिक्स करके और एक्सचेंज कर लेगा अपना टेम्परेचर। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ हीट इज द सेकंड रीजन बिहाइंड द स्लो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर। तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि समुद्र में जो हीटिंग होती है वो हायर डेप्थ तक होती है, हायर डेप्थ तक, हायर डेप्थ ऑफ हीटिंग, हायर डेप्थ ऑफ वाटर हीटेड। अब ये सोचो कि एक लैंड सरफेस है और एक ओशन सरफेस है। लैंड सरफेस पे भी इंसुलेशन आ रहा है, ओशन सरफेस पे भी आ रहा है। तो जो इंसुलेशन की वजह से टेम्परेचर, जो हीट जनरेट हो रही है वो ओशन में नीचे तक जाएगी, लैंड में यहीं तक रहेगी। तो इसकी वजह से मोर मास ऑफ वाटर इज गेटिंग द हीट फ्रॉम दिस इंसुलेशन, एंड हियर वेरी लेस अमाउंट, ओनली द अपर थिन लेयर ऑफ द रॉक इज गेटिंग all the insolation that is emitted by the sun, that is incidenting over this surface. तो इस कारण से भी जो वाटर बॉडीज होती हैं वो जल्दी गर्म नहीं होंगी, क्योंकि आप इसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको डेप्थ तक टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड हियर, लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ थिन अपर लेयर। तो ये भी कारण है कि वाटर बॉडीज जो है स्लोली हीटिंग एंड कूलिंग होती है इसकी, राइट। तो ये मेजर कारण है। और भी एक कारण होता है, उसमें क्या होता है कि वाटर बॉडीज में क्या होता है ना कि इवेपोरेशनल लॉस ज्यादा होता है। कोई भी समुद्र का जो सरफेस है वहां से इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू लैंड। तो जब समुद्र के सरफेस में इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी लॉस हो रहा है, राइट। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो ओशन को मिल रही है इंसुलेशन से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में चली जा रही है। तो सो whatever the incidents, whatever the heat given by the insulation are not all used for raising the temperature of the water. Certain amount of those heat are being lost in the form of latent heat of vaporization. Such kind of loss is not that much significant in case of land. अब लैंड पे उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता नहीं है कि इतनी हीट लॉस होगी, तो सारी हीट जो इंसुलेशन से आ रही है वो लैंड जो है खुद जो है गर्म हो जाता है उसको ये लेके इनकॉर्पोरेट करके। तो दिस इज हायर हो गया आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये मेजर हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ऐसा होता है, राइट। और पांचवा एक फैक्टर्स ये भी बोल सकते हो कि लैंड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, जो स्लो होता है। ओशन वाटर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, जो फास्ट होता है। तो इधर स्लो और फास्ट का भी पंगा है, इधर डिस्टेंस फ्रॉम द सी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पंगा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ हीट भी होती है, क्योंकि जो ओशन वाटर होता है वो मोबाइल होता है तो मिक्स करता है हीट को। हीट जो है शेयरिंग हो जाती है, लैंड में शेयरिंग नहीं होती है। यहां जो है हायर डेप्थ ऑफ वाटर हीट करना पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये भी, इसकी वजह से भी बहुत सारा हीट लॉस होता है ओशन के पास से, जो कि लैंड से नहीं होता है। तो इस कारण से ओशन वाटर, ओशन बॉडीज आर हीटेड स्लोली इन कंपैरिजन टू लैंड। समझ में आ रही है बातें? तो ओशन के बगल में जो लैंड होगा, पेरिफेरल लैंड होगा, उसकी भी टेम्परेचर जो होगी वो कम होगी इन कंपेरिजन टू द फार एंड लैंड। इसीलिए दिल्ली की जो टेम्परेचर होती है वो हाई होती है गर्मी के दिन में इन कंपेरिजन टू मुंबई, बिकॉज मुंबई इज, देखो मुंबई का लोकेशन देखोगे तो वो और इक्वेटर के पास है, लेकिन फिर भी दिल्ली से उसकी गर्मी की टेम्परेचर कम होती है, क्योंकि ओशन की वजह से इक्वेबल टेम्परेचर, इक्वेबल कंडीशन वहां पे हो जाता है। लेकिन दिल्ली में आसपास में कोई ओशन नहीं है तो किसी तरह का इक्वेबल कंडीशन नहीं होता है, तो गर्मी में दिल्ली में टेम्परेचर हाई होती है। तो दिस इज द फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थर्ड फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब चौथा बात करते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज ओशन करेंट्स, ओशियानिक करेंट्स, ओशियानिक करेंट्स। अब ओशन करेंट्स का क्या होता है खासियत कि ये जिधर भी जाती है तो अपना इंपैक्ट जो है वहां पे छोड़ जाती है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो ओशन करेंट्स चल रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, जो इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड्स में वार्म ओशन करेंट्स जाते हैं तो अपने कोस्टल रीजन्स को वो वार्म करते हुए जाते हैं।
तो हाई लेटीट्यूड में होने के बाद भी कई ऐसे लोकेशंस होते हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है, लाइक द लोअर लेटीट्यूड्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द कोस्टल रीजन्स ऑफ दोज एरियाज। बेस्ट एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए को ले लो, न्यूयॉर्क को ले लो, इसकी जो टेम्परेचर होती है जिस लेटीट्यूड पे वो लाई कर रहा है उसके हिसाब से ज्यादा टेम्परेचर होती है, क्योंकि वार्म गल्फ स्ट्रीम उधर से गुजर रहा है। तो वार्म ओशन करंट्स इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, कोल्ड ओशन करंट्स इन अपोजिशन डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम वेयर इट इज फ्लोइंग। तो ये वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स भी अपने साथ हीट को कैरी करती है और जिसके तरह थ्रू ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। पांचवा होता है एयर मास। एयर मास, एयर मास बोल लो और या इसको विंड भी कह सकते हो, रीजन बीइंग कि एयर मास इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी विंड। ठीक है, अभी एयर मास चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो इसलिए आपको लगेगा कि व्हाट इज एयर मास। एयर मास एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल बॉडी ऑफ एयर होता है जो बिल्कुल होमोजेनस टाइप होता है। अपने इसके हॉरिजॉन्टल लेयर में सेम तरह का आपको टेम्परेचर, डेंसिटी, सेम काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी ये सब होंगे, तो इसको एयर मास कंसेप्ट बोलते हैं, जो कि मूव करता है लार्ज मास ऑफ एयर एक जगह से दूसरे जगह। तो ये जो एयर मास होता है या जो विंड होता है, ये लोग भी हीट को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और इनकी वजह से हीट जो है ट्रांसपोर्ट होती है। अब जैसे सपोज कोई पोल रीजन्स का एयर है, वो इक्वेटर में आ रहा है, इक्वेटोरियल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो वो इधर से जो है ठंडा इधर आएगा और इधर का कोई एयर इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन्स का पोल साइड में जा रहा है तो इधर से हीट उधर लेके जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द एयर मास और विंड। तो इस तरह के चीजें होती हैं, राइट। तो एयर मास और विंड की वजह से भी होता है। फिर हमारा छठा हम बोल सकते हैं माउंटेन बैरियर्स। माउंटेन बैरियर्स इज ऑल्सो अ फैक्टर इन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। माउंटेन बैरियर्स, अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा हिमालय ही है। हिमालय को ले लो, हिमालय को आप ले लो। हिमालय क्या करता है, इंडिया को आप साइबेरियन कोल्ड वेव से बचाता है। इधर से साइबेरियन कोल्ड वेव्स जो है आते हैं और इस हिमालय की वजह से ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं और हमारा जो इंडिया का रीजन है ये इन विंड से बच जाता है। अदरवाइज हमारा जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल एक कोल्ड डेजर्ट की तरह होता अगर ये हिमालय यहां नहीं होता। तो कोल्ड साइबेरियन विंड्स आर ब्लॉक्ड बाय द हिमालयाज, दे रिस्ट्रिक्ट देयर एंट्री इनटू द Indian land mass. So in that way, over the world, over the globe, so many mountains are there who are in some way block the movement of cold and warm air from one side to another side. Cold और warm winds. तो इस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में इनका भी एक कंट्रोलिंग फैक्टर के रूप में ये भी काम करते हैं, राइट। These are the major controlling factors that are controlling the distribution of temperature over the earth surface. अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें है कि डिस्ट्रीब्यूशन ही देखेंगे कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे कि कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कि टेम्परेचर का ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे ग्लोब पे वो कैसा है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जब हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में दो बातें करेंगे, राइट। एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी एल्टीट्यूड के साथ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एल्टीट्यूड के साथ कैसे हो रहा है और ग्राउंड पे, सरफेस पे, एक जगह से दूसरे जगह लैटिट्यूड के साथ कैसा हो रहा है। तो वर्टिकल की बात करेंगे तो अक्रॉस एल्टीट्यूड बात कर रहे हैं, अक्रॉस हाइट, अक्रॉस एल्टीट्यूड, एक हाइट से दूसरे हाइट पे टेम्परेचर कैसे चेंज हो रही है, राइट। जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो अक्रॉस लैटिट्यूड्स बात कर रहे हैं, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड्स पे कैसे टेम्परेचर चेंज हो रही है और क्यों हो रही है। तो दिस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस अक्रॉस एल्टीट्यूड। अब हम पहले वर्टिकल की बात करते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो इस वर्टिकल में सबसे पहले हमें यह देखना है कि विथ एल्टीट्यूड क्या होता है। तो हमें पता है कि हमारा ये ग्राउंड सरफेस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है, देयर इज अ जनरल रिडक्शन इन द टेम्परेचर विथ हाइट। और ये जो रिडक्शन होता है वो लगातार होता है टिल ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज तक ये रिडक्शन होता है।
जितना ग्राउंड पे होता है, और ट्रोपोपॉज तक टेम्परेचर लगातार घटता जाएगा। ट्रोपोपॉज से जब हम स्ट्रेटोस्फीयर में इंटर करेंगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर विल स्टार्ट राइजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट हैज बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। तो उसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मगर ट्रोपोस्फीयर में जीरो से लेके, ग्राउंड से लेके 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर जब तक ट्रोपोस्फीयर है, हमारा टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये टेम्परेचर जो है क्यों घटता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रिडक्शन इन टेम्परेचर विद द अल्टीट्यूड? तो इसके लिए 3-4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड, क्या रीजन है इसका? देखो, इसके 2-3 रीजन हैं। पहला रीजन आप बोलोगे कि जो एटमॉस्फेरिक हीटिंग होती है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इट इज बिकॉज ऑफ आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यानी कि जो हमारा ऊपर का ये अगर अर्थ सरफेस है, तो जो हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की, वो अर्थ द्वारा इमिट किया गया लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू होती है, नॉट बाय द शॉर्ट वेव रेडिएशन इमिटेड बाय द सन। ये आती है, ये इसका कोई रोल नहीं होता है एटमॉस्फेरिक हीटिंग में। यहां से इसको ऑब्जर्व करती है अर्थ सरफेस और खुद गर्म होती है, और उसके बाद लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इससे निकलता है और वो ऊपर तक गर्म करते हुए जाता है। तो आप सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे, यानी इस अर्थ सरफेस से उतना ही दूर जा रहे हैं, तो जितना दूर जाते हो तो जो इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग होगी, रेडिएशनल हीटिंग, वो उतना ही कम होगा। आप किसी चीज से जितने पास होते हो उतनी ही ज्यादा रेडिएशन हीटिंग हो रही है, जो भी सोर्स ऑफ हीट होता है। तो एटमॉस्फेयर के लिए सोर्स ऑफ हीट क्या है? अर्थ सरफेस है। तो अपने सोर्स ऑफ हीट से जितना आप ऊपर जाओगे तो यू विल हैव लेस रिसीविंग ऑफ हीट, एंड दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग। जितना पास रहोगे यू आर रिसीविंग मोर रेडिएशनल हीट, तो सो यू विल हैव मोर टेम्परेचर। तो दिस इज द रीजन दैट एज वी गो अप इन द स्काई टिल द ट्रोपोपॉज द टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ये पहला कारण हो गया। क्यों? क्योंकि रेडिएशनल हीटिंग जो होती है, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि सोर्स ऑफ रेडिएशनल हीटिंग जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए होता है वो अर्थ सरफेस होता है, नॉट डायरेक्टली सन, राइट? तो ये पहला हो गया, बिकॉज अर्थ्स रेडिएशन हिट्स द एटमॉस्फेयर, हिट्स द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को कौन हिट करता है? अर्थ का रेडिएशन। तो इसीलिए हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारा टेम्परेचर कम होगा। दूसरा जो कारण है, दूसरा वो होता है रेयरिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। रेयरिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, कम होने लगती है, स्पार्स होने लगती है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड इन टर्न हीटिंग द एटमॉस्फेयर। ये जो अर्थ से आउटगोइंग रेडिएशन जा रहा है, ये खुद में खुद नहीं कर रहा है ये हीटिंग, इसको जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है ट्रैप करते हैं और उसके थ्रू हीट करते हैं एटमॉस्फेयर को। अब जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाओगे तो ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन जो होता है वो घटने लगता है, राइट? और इस कंसंट्रेशन घटने की वजह से जो हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की वो कम होने लगती है। इवन इफ कि ये रेडिएशन वहां चला ही जाए और यहां पे अगर ग्रीन हाउस गैस ही नहीं हो तो इस जगह हीटेड होगा? नहीं होगा। तो इसलिए टेम्परेचर रिडक्शन होता है। तो दूसरा जो कारण होता है वो होता है रेयरिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विथ एल्टीट्यूड। जैसे जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो है रेयर होती चली जाती है। तीसरा फैक्टर्स आप बोल सकते हो इसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर कॉलम। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हमने एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों बात करी है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब भी होगा तो मोलेकुलर कोलिजन्स की इंटेंसिटी घट जाएगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि नीचे में कोई एयर कॉलम होता है
तो उसकी वॉल्यूम कम होती है, ऊपर में जाता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है। ये एक्सपेंशन होता क्यों है? ये एक्सपेंशन इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर। यहां पे एयर प्रेशर ज्यादा है तो एयर कॉलम्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो यहां पे ऐसे हैं। इससे ऊपर जाओगे आप तो ये प्रेशर कम होते जाएगा, तो ये एक्सपेंड करने लगेंगे, और जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेंगे तो इनके अंदर जो मोलिकुलर कोलिजन होता था, कोलिजन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स जो होते थे, वो यहां बहुत इंटेंस थे, और इंटेंस कोलिजन की वजह से जो हीट जनरेट होती थी, फ्रिक्शनल ड्रैग जो होता था इंटेंस कोलिजन से, काइनेटिक एनर्जी चेंजिंग इनटू फ्रिक्शनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, तो ये जो होता था ये बहुत सारा हीट, इंटरनल हीट जनरेट होता है। अब ये ऊपर जाएगा और ये जब एक्सपैंड कर जाएगा तो जिसके मोलिकुलर कोलिजन्स होंगे, अब इनके मोलिकुल्स को काफी जगह मिल गया मूव करने के लिए, तो दे विल नॉट कोलाइड एज इंटेंसली एज इट वाज कोलाइडिंग हियर। तो ड्यू टू लेस कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स, एयर मोलिक्यूल्स, देयर विल बी लेस जनरेशन ऑफ फ्रिक्शनल हीट, and less generation of frictional heat means low temperature of the air column। तो एयर कॉलम इस वजह से भी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से भी, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर की टेम्परेचर घटती चली जाती है। तो आपको मेजरली 3 रीजन हमने बता दिया। पहला रीजन, क्योंकि अर्थ जो है सोर्स ऑफ रेडिएशन है एटमॉस्फेरिक हीटिंग के लिए, तो इससे दूर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा। दूसरा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो जो डेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो स्पार्स होते चले जाते हैं, रेयरिटी मतलब रेयर होते चले जाते हैं। डेंसिटी स्पार्स होगा तो इसकी वजह से जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप करने की क्षमता होगी वो भी कम होगी, तो इसका ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 रीजंस देयर इज अ जनरल डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एयर विथ अल्टीट्यूड। समझ में आ रही है बातें? तो दिस इज द व्हाट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वर्टिकली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है टेम्परेचर। और देयर इज अ पर्टिकुलर रेट, एवरेज रेट ऑफ जो डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज होता है टेम्परेचर का, जैसे एयर अपने ऊपर एल्टीट्यूड में जाती है, और जैसे वो नीचे आएगी तो उसी रेट से इंक्रीज भी होगा, जिस रेट से डिक्रीज होगा उसी रेट से इंक्रीज होगा। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड, एंड दिस इज इन ज्योग्राफी कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। व्हाट वी कॉल नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट होता है। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा है एक पर्टिकुलर रेट से विथ एवरी किलोमीटर इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। तो दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है आपको मालूम है। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल कंडीशन की। इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर कुछ पर्टिकुलर रीजन से, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हाइट के साथ साथ जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रही है उसके बदले कई बार इंक्रीज होने लगती है। इट मीन्स कि द एयर instead of decreasing with altitude starts increasing in temperature, right? तो इसकी टेम्परेचर जब बढ़ने लगे ऊपर होने से तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब कि टेम्परेचर जो है अपराइट तब कहलाती थी जब वो घटती थी ऊपर जाने से। अब ऊपर जाने से जब टेम्परेचर बढ़ने लगे तो इसको हमने नाम दे दिया टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन क्लाइमेटोलॉजी। और जिस रेट से वो घटती है टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं निगेटिव लैप्स रेट। व्हाट वी कॉल निगेटिव लैप्स रेट। निगेटिव लैप्स रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैप्स रेट जो था वो रेट था जिससे टेम्परेचर घट रही थी हाइट से। अब एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगे तो इस रेट को हम निगेटिव लैप्स रेट बोलते हैं और इस प्रोसेस को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ प्रोसेस वेयर इन द टेम्परेचर ऑफ एयर कॉलम्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ एल्टीट्यूड, राइट। अब आपको यह जानना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड टेम्परेचर इन्वर्जन जब भी होता है तो कितने तरह का होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। तो देयर इज अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टेम्परेचर इन्वर्जन्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल द वेरियस कॉजेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, राइट। अब टेम्परेचर इन्वर्जन को आपको और समझना है तो आप इस एक डायग्राम से समझिए कि सपोज मान लो कि
ये लैंड है और यहां एक लेयर बन गया है। इस लेयर में लैंड पे सपोज 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तो 16 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, यहां जा रहे हो तो 18 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो दिस लेयर टिल द हाइट where temperature is increasing with altitude, this layer is called inversion layer। अगर इसके ऊपर जा रहे हो तो हो सकता है फिर से घटने लगेगा, नॉर्मली फिर घटने लगेगा, 15 डिग्री सेल्सियस फिर हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लेयर है जिसमें हाइट ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस लेयर को बोलते हैं इन्वर्जन लेयर। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन लेयर, इन्वर्जन लेयर। तो देखो जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा जगह हो जहां की आपको जमीन से लेके और ट्रोपोस्फेयर तक टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। दिस डज नॉट हैपन। दिस इन्वर्जन लेयर्स आर फाउंड टिल फ्यू डेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा नीचे से लेके और ट्रोपोपॉज तक टेम्परेचर बढ़ता ही चला गया, ऐसा नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन से ये इन्वर्जन लेयर डेवलप हो जाता है, कभी कभी जमीन के एकदम पास में, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर में, लेकिन ये एक पतला सा लेयर होता है। This is not like कि there is a continuous increase in a temperature from the ground till the troposphere। तो ये जो एक पर्टिकुलर लेयर बन जाता है, इस लेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोल देते हैं, और इस लेयर को बोल देते हैं इन्वर्जन लेयर। समझ में आ रही है बातें? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि दिस टेम्परेचर इंक्रीज इज नॉट फ्रॉम द ग्राउंड टिल द ट्रोपोस्फेयर, इट इज ओनली इन सम पर्टिकुलर लेयर, and that particular layer is formed under certain circumstances, certain conditions, and this layer is called inversion layer, and this process is called temperature inversion। कोई दिक्कत? तो this is the inversion। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्जन होता है वो कॉज के बेसिस पे होता है कि इन्वर्जन के क्या कारण है, उस बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ इन्वर्जन डाल देते हैं। और दूसरा एक जो हम बांटते हैं इन्वर्जन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, कि ये जो इन्वर्जन लेयर है वो जमीन से कितनी हाइट पे है। कुछ इन्वर्जन लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड के पास होते हैं, और कुछ जो इन्वर्जन लेयर्स होते हैं वो कुछ हाइट पे होते हैं, 500 मीटर 600 मीटर ऊपर ये इन्वर्जन लेयर्स पाए जाते हैं, राइट। तो जो ग्राउंड के पास एकदम बिल्कुल बनता है जमीन से, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड एयर इन्वर्जन, और जो ऊपर में बनता है 500 मीटर 600 मीटर में, उसको बोलते हैं अपर एयर इन्वर्जन। समथिंग लाइक दिस, कि ये इन्वर्जन लेयर जो है यहीं पे बन गया, मतलब 90 मीटर 100 मीटर के ही इस पे ये इन्वर्जन लेयर बन गया, और एक लेयर बनता है कि ऊपर में बनता है, यहां पे इन्वर्जन लेयर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड अपर एयर इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड ग्राउंड एयर इन्वर्जन, ग्राउंड एयर इन्वर्जन। इसकी हाइट लगभग 90 से 100 मीटर तक होती है, और इसकी हाइट जो होती है वो 500 टू 600 मीटर तक होती है, राइट। कोई दिक्कत? तो ये होता है ग्राउंड एयर इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स होता है, कि किन किन कारणों से इन्वर्जन लेयर बनता है, राइट। अब कौन कौन से कारण होते हैं इन्वर्जन लेयर के? पहला जो कारण होता है वो होता है रेडिएशनल कूलिंग ऑफ अर्थ, रेडिएशनल कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग ऑफ अर्थ। ये रेडिएशनल कूलिंग ऑफ अर्थ क्या होता है? अब जब लॉन्ग विंटर नाइट्स में, विंटर बहुत बड़ी है, एकदम रात है जाड़े की, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा अर्थ सरफेस होगा वो बहुत रैपिडली जो है इमिट कर देगा सारा अपना हीट, राइट। अर्थ जो लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिट करता है, रेडिएट करता है, लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, तो इसके रेडिएट करने से अर्थ धीरे धीरे ठंडा भी होता है। जैसे गर्मी, जैसे दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में ये शॉर्ट वेव आके और अर्थ सरफेस को गर्म कर गया, हीट कर दिया, टेम्परेचर को राइज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रात के टाइम में क्या होगा कि ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है अर्थ वापस एटमॉस्फेयर को, आउटर स्पेस को, तो इसकी वजह से ये ठंडी भी होने लगेगी। तो ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स, विंटर में क्या होता है कि जो डे टाइम होता है वो छोटा होता है, कम होता है, और नाइट टाइम ज्यादा होता है।
तो विंटर के टाइम में जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो कम होता है, जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर होती है इस अर्थ सरफेस की वो काफी घट जाती है। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑकर्स। और ये जो कंडक्शन का प्रोसेस होता है वो उस एयर के थिन लेयर में होता है जो इस ग्राउंड से चिपके हुई है। तो वो हवा की थिन लेयर जो इस ग्राउंड से चिपकी है ये कंडक्शन के थ्रू ठंडी हो जाएगी। देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दिस एयर एंड दिस लैंड। दिस लैंड हैज कूल्ड डाउन, देयर इज अ रैपिड कूलिंग ऑफ दिस लैंड, इट इज वेरी कोल्ड एंड दिस एयर अबव दिस लैंड इज रिलेटिवली हॉट। तो देयर विल बी अ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दिस हॉट एयर लेयर एंड दिस cold land, cool land, and there will be a net transfer of heat from this hot layer of air and this land, जिसकी वजह से ये जो लेयर होगा ये खुद भी ठंडा हो जाएगा, ये भी ठंडा हो गया। तो नीचे का जो लेयर हुआ 50 मीटर 60 मीटर तक का ये जो लेयर हुआ ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ द कंडक्शन विद दिस कोल्ड लैंड। जाहिर सी बात है ठंडा होगा। और इसके ऊपर का जो एयर है विच इज नॉट इन डायरेक्ट कंटैक्ट विथ दिस लैंड, दिस कोल्ड लैंड, दिस वेरी कोल्ड लैंड विच इज नॉट इन डायरेक्ट कंटैक्ट, इट रिमेन्ड हीटेड, ये अभी भी वार्मर है। तो ये जो लेयर है इसकी टेम्परेचर सपोज 5 डिग्री सेल्सियस हो गई और ये ऊपर वाले की टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस या 9 डिग्री सेल्सियस रह गई। तो अब इस लेयर से आप इस लेयर में एंटर करोगे तो यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये जैसे आपने ये देख लिया कि इस लेयर से हम इस लेयर में इंटर कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहला गया इन्वर्जन लेयर। दिस इज द टेम्परेचर इन्वर्जन एंड दिस इज द इन्वर्जन लेयर। तो ये रेडिएशनल कूलिंग ऑफ अर्थ की वजह से जो इन्वर्जन लेयर बनता है इस इन्वर्जन लेयर को हम बोलते हैं रेडिएशन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन इन्वर्जन। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इन्वर्जन बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ फॉर्मेशन। तो इन्वर्जन का टाइप्स हमने एक हाइट के हिसाब से देख लिया, ग्राउंड एयर इन्वर्जन और सरफेस एयर इन्वर्जन, और दूसरा हमने जो टाइप देख लिया वो किसकी वजह से देख लिया? कॉज की वजह से, कि क्या कारण है उसके बनने का, कॉजेटिव फैक्टर की वजह से। तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो रेडिएशनल कूलिंग ऑफ अर्थ की वजह से होगा, ये एक कारण होगा। और इसके कारण से जो इन्वर्जन लेयर बनेगा इसको बोलते हैं व्हाट? रेडिएशन इन्वर्जन लेयर और रेडिएशन टेम्परेचर इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन। और इसकी जो हाइट होती है इन्वर्जन की ये बिल्कुल नीचे होती है, क्योंकि बड़ा थीन लेयर होता है जो कांटेक्ट में आने से ठंडा हो जाता है, और इस थीन लेयर के ऊपर जैसे जाते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है, टेम्परेचर राइज होता है। तो ये जो है वो ग्राउंड एयर इन्वर्जन का एक टाइप है, मैंने दिस इज अ टाइप ऑफ ग्राउंड एयर इन्वर्जन। जो रेडिएशन इन्वर्जन होता है वो बिल्कुल नियर द ग्राउंड होता है, तो सो दिस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर ग्राउंड एयर इन्वर्जन। तो ये पहला कारण हो गया इन्वर्जन लेयर का। अब दूसरा कारण क्या होता है इन्वर्जन लेयर का? दूसरा कारण होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब क्या होता है? पिछले क्लास में हमने बात करी थी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मतलब विंड। तो ये एडवेक्शन जो है सेकंड कॉज होता है। अब ये कैसे सेकंड कॉज होता है ये देखना। ये सपोज मान लो कि आइस कैप्स है या बहुत ही कोल्ड सरफेस है और कहीं वार्म सरफेस से एक हवा चलते हुए आ रही है। एयर इज कमिंग फ्रॉम ए वार्मर रीजन and this surface is quite cold. When this air will come in contact with this surface, what will happen? That this air will become cold like this surface. इस एयर का टेम्परेचर जो है इस सरफेस के टेम्परेचर के वजह से, के कांटेक्ट में आने की वजह से ठंडा हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला जो एयर है वो गर्म है इन कंपेरिजन टू दिस एयर। तो ये जो इन्वर्जन लेयर बना वो किसकी वजह से बना? वो बना एक्चुअल में जब कोई हवा, कोई एयर मास आके और इस कोल्ड सरफेस पे आके टिक गया। या फिर आप समझ लो कि ऐसा है, आप ये टेम्परेचर जो इस एयर मास यहां पे आया कोल्ड सरफेस पे, इसी एयर मास के अंदर में बन जाता है इन्वर्जन लेयर। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हो जाता है ठंडा बिकॉज ऑफ इन कांटेक्ट विद दिस कोल्ड सरफेस और आइस कैप्स, और जो ऊपर वाला इस
एयर का जो रीजन हो जाता है वो रह जाता है गर्म। तो नीचे वाला ठंडा रह गया, ठंडा हो गया, ऊपर वाला गर्म रह गया इन कंपैरिजन। तो ये क्या हो जाएगा, एक इन्वर्जन लेयर यहां पे बन जाएगा। मतलब इस रीजन से आप इस रीजन में इंटर करोगे तो यू विल फाइंड व्हाट, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये जो इन्वर्जन बन रहा है वो इस एयर मास के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ओवर द कोल्ड सरफेस की वजह से हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडवेक्शन। सो दिस इन्वर्जन विल बी कॉल्ड एडवेक्शन इन्वर्जन। समझ में आ रही है? तो दिस इज द कॉल एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन लेयर इज द एडवेक्शन ऑफ वार्म एयर ओवर द कोल्ड सरफेस। तो वार्म एयर जब भी कोल्ड सरफेस पे जाएगा तो ऐसा इन्वर्जन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा एडवेक्शन इन्वर्जन। अब एडवेक्शन इन्वर्जन में भी एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं एयर सब्सिडेंस इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? एयर सब्सिडेंस इन्वर्जन। ये भी दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन। एयर सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होता है? जब हम माउंटेन और वैली टोपोग्राफी में होते हैं तो माउंटेन का जो टॉप स्लोप होता है ऊपर में, यहां रात के टाइम में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है ड्यू टू इमेंस कूलिंग। तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर एट द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम पे ये रॉक्स के बने हैं, दीज आर रॉक्स, दे विल कूल डाउन वेरी रैपिडली एंड ड्यू टू इमेंस कूलिंग ऑफ दिस रॉक्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर दिस स्लोप। इन कंपैरिजन पे जो वैली वाला रीजन है वो थोड़ा सा गर्म होता है और यहां पे लो प्रेशर डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म है वैली जो है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ये बिल्कुल मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आके ये थोड़ा सा गर्म रहता है। अब आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक विंड चलेगी, राइट? देयर विल बी अ विंड बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन ब्रिज भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड माउंटेन ब्रिज और केटाबेटिक विंड। ये केटाबेटिक विंड या माउंटेन ब्रिज कहलाता है। ये विंड क्यों चल रहा है? क्योंकि स्लोप्स पे हाई प्रेशर हो गया, वैली फ्लोर पे लो प्रेशर हो गया। अब ये हवा जब इधर चलेगा तो वो पूरे तेजी में आएगा, ये हवा फुल स्पीड में आएगा, पूरे तेजी में गिरेगा और यहां पे एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा बिकॉज द एयर इज डिसेंडिंग। तो ड्यू टू द डिसेंडेंस ऑफ दिस कोल्ड एयर, what will happen? This warm air region will be uplifted and this cold air region will be over the ground. अब क्या होता है, एक सेकंड, अब यहां पे जो कोल्ड एयर है वो यहां पे डिसेंड हो रहा है और यहां पे ऑलरेडी जो वार्म एयर था ये लाइटर होगा इन कंपैरिजन टू दिस कोल्ड एयर। तो ये लाइटर एयर को ये अपलिफ्ट कर देगा खुद के ऊपर और यहां पे कुछ ऐसा समथिंग बन जाएगा कि यहां पे एकदम कोल्ड एयर हो गया और ये पूरा एरिया जो है वार्म एयर हो गया जो पहले नीचे था। अब ये वार्म एयर कोल्ड एयर जो डिसेंड कर रहा था ये जो है इसको अपलिफ्ट कर दिया। तो इसके अपलिफ्टमेंट की वजह से ये वैली के फ्लोर पे एकदम ठंडा हवा बैठ जाएगा और इसके ऊपर जो है वो गर्म हवा तैरते रहेगा। एंड वंस यू गो फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन यू विल फाइंड अ राइज इन द टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ये भी किसके कारण से हो रहा है? दिस डिसेंडिंग ऑफ एयर इज एडवेक्शन। तो एयर ड्रेनेज इसको बोलते हैं हम, एयर ड्रेनेज, जो एयर जो है नीचे की तरफ जा रहा है और एयर ड्रेनेज की वजह से जो इन्वर्जन क्रिएट हो रहा है इसको बोलते हैं एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। तो एयर ड्रेनेज इन्वर्जन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन जो कि वैली माउंटेन टोपोग्राफी में होता है। वैलीज के ऊपर कोल्ड एयर आ जाता है और जो वार्म एयर होता है वो ऊपर चला जाता है। इसकी वजह से ये जो वैली है वो पूरा ठंडा हो जाता है, यहां फ्रॉस्ट कंडीशंस डेवलप हो जाता है। कैसी कंडीशंस डेवलप होती है? फ्रॉस्ट कंडीशंस। और ये फ्रॉस्ट कंडीशंस डेवलप होने की वजह से यहां का जो भी फसल होगा, यहां के जो भी पेड़ होंगे उनको क्या करेगा? फ्रॉस्ट बाइट हो जाएंगे एंड दे विल डाई। तो सारे यहां का पेड़ पौधे फसल बर्बाद हो जाता है ड्यू टू इमेंस कोल्ड एयर दैट सीटेड ओवर हियर। तो ऐसे रीजन्स में, वैली रीजन्स में आप देखोगे कि लोग हमेशा वैली फ्लोर पे सेटल होना पसंद नहीं करते हैं। लोग पसंद करते हैं स्लोप्स पे रहना, क्योंकि स्लोप्स पे वो खेती करेंगे, स्लोप्स पे रहेंगे तो उनको वार्म एयर के कांटेक्ट में रहेंगे। वैली फ्लोर पे रहेंगे तो ठंडी के दिनों में फ्रॉस्ट कंडीशन में उनको रहना पड़ेगा। तो दैट विल बी ए डेट्रीमेंटल फॉर द सेटलमेंट एज वेल एज फॉर द एग्रीकल्चर। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो फ्रूट ऑर्चार्ड्स जो होते हैं, जितने भी फ्रूट के जो भी गार्डन्स होते हैं, फ्रूट
ऑर्चर्ड्स होते हैं, ये सब स्लोप्स पे बने होते हैं, नॉट ऑन द वैली फ्लोर, डिस्पाइट हैविंग द फ्लैट सरफेस हियर। यहाँ फ्लैट सरफेस है लेकिन तब भी यहाँ ये लोग नहीं उगाते हैं, अपना गार्डन नहीं बनाते हैं, ऑर्चर्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ऊपर से आएगा ठंडी हवा और ये बर्बाद कर देगा पूरी तरह से। और इसकी वजह से लोग अपने स्लोप्स पे, गार्डन स्लोप्स पे, अपने ऑर्चर्ड स्लोप्स पे, अपना सेटलमेंट सब लोग जो है इधर ही रहते हैं। तो दिस इज द एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। तो तीसरे तरह का आप बोल सकते हो एक एयर ड्रेनेज इन्वर्जन, जो कि थर्ड काइंड ऑफ हो गया। इट्स नॉट एन स्पेशल काइंड, इट्स जस्ट अ वेरिएंट ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन, राइट। आप लिखने के लिए अलग भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप बता देना कि दिस इज अ काइंड ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। और हां, एक बात ध्यान रखना आप हमेशा कि ये जो एडियाबेटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन की बात करते हैं वो तब होता है जब हवा धीरे धीरे डिसेंड होता है। जब हवा काफी तेजी से डिसेंड हो रहा होता है तो उस टाइम में एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो नहीं पाता है नीचे आने से, राइट। एडियाबेटिक उसको एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये काफी स्पीड में नीचे आता है, और जब बहुत स्पीड में नीचे आता है तो दिस एयर कॉलम्स डू नॉट गेट द इनफ टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू जनरेट इंटरनल हीट। तो इसकी वजह से एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो है नहीं हो पाता है ये नीचे आने से। ये एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन जो हम जनरली जाते हैं ना, हाइट से नीचे जाते हैं, तो देयर इज अ कंप्रेशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन देयर विल बी जनरेशन ऑफ इंटरनल हीट। तो वो मैकेनिज्म यहां फेल हो जाता है, जिसकी वजह से कि ये जो हवा होता है वो हाईली चिल्ड एयर यहां पे डेवलप हो जाता है वैली फ्लोर पे। तो यू विल टेक अकाउंट इनटू इट। तो ये हो गया एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। चौथा जो होता है वो होता है सबसिडेंस इन्वर्जन। सबसिडेंस इन्वर्जन, अब ये जो एयर ड्रेनेज और जो एडवेक्शन हुआ ये भी जो है नियर ग्राउंड सरफेस पे होता है, ये भी हाइट पे नहीं होता है। तो इसीलिए इसको भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हो। कौन से कैटेगरी में? जो हमने ग्राउंड एयर इन्वर्जन की कैटेगरी देखी थी। ग्राउंड एयर देखा था, अपर एयर देखा था। तो ऑल दीज थ्री टाइप्स आर ग्राउंड एयर इन्वर्जन, दे आर नॉट अपर एयर इन्वर्जन, याद रखना। नेक्स्ट आ रहा है सबसिडेंस इन्वर्जन। सबसिडेंस इन्वर्जन, ये सबसिडेंस इन्वर्जन क्या होता है? देखो सबसिडेंस इन्वर्जन कैसे होता है। सपोज ये रीजन है हाई प्रेशर बेल्ट है, अभी प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे आगे। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में या जहां भी हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं वहां एयर सबसाइड करते हैं, धीरे धीरे ना एयर नीचे की तरफ सिंक करते हैं। देयर इज अ सबसिडेंस ऑफ एयर, देयर इज जनरल सबसिडेंस ऑफ एयर। एयर इज सबसाइडिंग because of what? Because of high pressure, development of high pressure. Now what happens कि through this process of subsidence this air gets warmed up because of what? Because of adiabatic contraction. यहां जो एयर था इसका जो वॉल्यूम था वो बड़ा था एयर कॉलम का, यहां छोटा हो गया। तो इसकी वजह से धीरे धीरे इनका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि इनका टेम्परेचर जो है अपने नीचे वाले यहां वाले से ज्यादा हो जाता है, राइट। यहां जो एयर ऑलरेडी बैठा हुआ है, एयर मास जो यहां पे है, इससे इनका टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है। तो जब भी टेम्परेचर किसी भी एयर का ज्यादा होगा अपने सराउंडिंग से, तो वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा। यानी हमेशा वार्मर एयर ऊपर रहता है, कोल्डर एयर नीचे रहता है, क्योंकि कोल्डर एयर इज ए डेंस एंड सो इट इज हेवी। वार्मर एयर इज लाइट, वार्मर एयर इज लेस डेंस सो इट इज लाइट। तो वार्मर एयर हमेशा कोल्डर एयर के ऊपर रहता है। तो अब जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि इस लेवल के नीचे का जो टेम्परेचर है वो यहां के हवा के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो अब ये सबसिडेंस नहीं होगा, अब ये सबसाइड नहीं करेगी, बिकॉज इट कैन नॉट सबसाइड्स बाय साइडिंग द कोल्ड एयर। इसको कोल्ड एयर को साइड करके ये नीचे नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी इसके ऊपर लगता है। कोई भी जो डेंस होता है और लेस डेंस को तुम आप रखते हो, तो लेस डेंस ऑब्जेक्ट पे डेंस ऑब्जेक्ट की तरफ से फोर्स ऑफ बायंसी लगता है। तो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ बायंसी एंड नाउ दिस एयर कॉलम विल नॉट अलाउ दिस एयर टू फर्दर सबसाइड एंड एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये जो है ऐसे बहने लगेगा, ये जो है इसका लेटरल जो है स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा एयर का। और अब चूंकि ये वाला एयर
ठंडा है इस वाले रीजन से, तो इधर से आप इधर जाओगे तो यू विल फाइंड व्हाट, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, लोअर लेवल ऑफ कोल्ड एयर एंड अपर लेवल ऑफ वार्म एयर, तो इस तरह के इन्वर्जन को हम बोलते हैं सबसिडेंस इन्वर्जन। क्यों सबसिडेंस इन्वर्जन बोलते हैं? क्योंकि ये इन्वर्जन लेयर जो क्रिएट हो रहा है, ये सबसिडेंस ऑफ एयर की वजह से क्रिएट हो रहा है। द एयर इज सबसाइडिंग and due to subsiding there is adiabatic contraction, and because of adiabatic contraction the temperature is rising, and because of rise in temperature there is a condition where the upper air is warmer than the lower air। तो इससे क्या हो गया, ये एक इन्वर्जन लेयर यहां पे डेवलप हो जाएगा, एंड दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन लेयर इज कॉल्ड सबसिडेंस इन्वर्जन लेयर। व्हाट? सबसिडेंस इन्वर्जन लेयर। ये एक कारण हो गया, राइट ये एक टाइप हो गया बेस्ड ऑन द कॉज, सबसिडेंस इन्वर्जन लेयर। समझ में आ रही है बातें? तो ये जो इन्वर्जन लेयर होता है ये एक हाइट पे होता है, 500-600 मीटर, 500 से 700 मीटर के हाइट पे होता है। ये जमीन के पास नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी लार्ज मास ऑफ एयर जमीन पे टिका हुआ है। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? अपर एयर इन्वर्जन के कैटेगरी में आ जाएगा सबसिडेंस इन्वर्जन। दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ अपर एयर इन्वर्जन। कोई दिक्कत? So this is also another type of inversion, that is subsidence inversion। अब बात करते हैं एक नेक्स्ट टाइप, टर्ब्यूलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन। कन्वेक्शन इन्वर्जन ये कैसे बनता है ये देखना थोड़ा ध्यान से। कोई भी एयर जो है, कोई भी एयर कई बार राइज होती है, राइज होती है, राइज होती है, ठीक है, तो ठंडा होती है, कूल डाउन होती है, और ऊपर जाती है तो इस राइजिंग ऑफ एयर को बोलते हैं कन्वेक्शन। देयर इज अ जनरल कन्वेक्शन ऑफ एयर ड्यू टू हीटिंग ऑफ द लैंड। ये लैंड हीट हुई ड्यू टू द सन रेज, and due to the heating of land the air is warmer and it will start rising, and this rise of air is called convection. In between there will be a turbulence. Turbulence means friction. There will be the friction, and due to this friction and turbulence this air will be pushed back, pushed down. इसकी वजह से ये पुश्ड डाउन हो जाते हैं ये एयर, और पुश डाउन होने के बाद ये फिर से उठने की कोशिश करते हैं, ठीक, और फिर ऊपर जाते हैं, फिर पुश्ड बैक हो जाते हैं, फिर से ये उठने की कोशिश करते हैं, फिर इनको पुश्ड बैक कर दिया जाता है, और मल्टीपल टाइम में ये राइज करते हैं और फिर से पुश बैक हो जाते हैं। इसकी वजह से इनकी जो टेम्परेचर होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि देखो ऊपर जैसे उठ रहा है तो ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन देयर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, बट वाइल पुशिंग बैक ये फोर्स के साथ ये पुश बैक किए जा रहे हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड टर्बुलेंस। तो फोर्स के साथ जब ये पुश बैक हो रहे हैं नीचे की तरफ, तो उस कंपैरिजन में, जिस कंपैरिजन में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ था उस कंपैरिजन में एडियाबेटिक कंप्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये जितने एक्सपैंड हो गए थे उससे थोड़ा ही सा इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इस हाइट पे जितना ये पहले थे उससे ज्यादा एक्सपेंडेड है, और इसके बाद ये फिर उठने की कोशिश करेंगे तो इनका फिर बढ़ना स्टार्ट होगा एयर कॉलम, और फिर ये पुश बैक होंगे, और मल्टीपल टाइम ऑफ कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस की वजह से इनका जो वॉल्यूम है वो काफी एक्सपैंड कर जाएगा, और काफी एक्सपैंड करने के वजह से इनकी टेम्परेचर काफी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द अपर टेम्परेचर। अब इसके ऊपर वाला जो टेम्परेचर है, जो एयर कॉलम है, वो गर्म रह जाएगा और ये ठंडा हो जाएंगे। समझ में आ रही है बातें? तो इनकी टेम्परेचर बिना हाइट बढ़ाए हुए इनकी टेम्परेचर मल्टीपल टाइम राइजिंग की वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ गया, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस लो टेम्परेचर एयर दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन, एंड दिस क्रिएट्स एन इन्वर्जन लेयर हियर। अब इस रीजन में आप जाओगे तो वार्म मिलेगा, इस रीजन के कंपैरिजन में टेम्परेचर हाई मिलेगा। तो यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर हाई मिल रहा है, तो इस लेयर को हम बोल देते हैं टर्बुलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन लेयर। क्या बोलते हैं? टर्बुलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन लेयर। अब ये प्रोसेस भी ग्राउंड से काफी ऊपर हो रहा है, 500-700 मीटर ऊपर हो रहा है, तो ये भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। किस कैटेगरी में? अपर एयर इन्वर्जन के कैटेगरी में। तो अपर एयर इन्वर्जन के कैटेगरी में आपने सबसिडेंस इन्वर्जन देख लिया, आपने और क्या देख लिया?
टर्बुलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन देख लिया, और ग्राउंड एयर इन्वर्जन में आपने क्या देख लिया, रेडिएशन इन्वर्जन देख लिया, और क्या देख लिया, एडवेक्शन इन्वर्जन देख लिया। और एडवेक्शन इन्वर्जन का ही एक वेरिएंट होता है क्या, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन देख लिया, जो वैलीज में बनते हैं। तो ये हो गया आपका अपर एयर और ग्राउंड एयर इन्वर्जन। एक और लास्ट जो टाइप ऑफ इन्वर्जन होता है वो होता है फ्रंटल इन्वर्जन, राइट, फ्रंटल इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन। अब ये फ्रंट क्या होता है ये अभी हम आगे बात करेंगे। फ्रंट होता है जब दो एयर मास होगा, एक कोल्ड एयर मास और एक वार्म एयर मास, वार्म एयर मास। जब दो एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। इनिशियली जो है एक स्टेशनरी फ्रंट बनता है और धीरे धीरे ये कोल्ड एयर मास नीचे रह जाएगा और ये वार्म एयर मास ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये लाइटर होता है। तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ समथिंग लाइक दिस, दिस इज कोल्ड एंड दिस इज वार्म, राइट। तो कोल्ड और वार्म जो है, वार्म ऊपर चला जाएगा कोल्ड के ऊपर, और इसकी वजह से एक इन्वर्जन लेयर बन जाएगा। यहां पे कोल्ड एयर मास से वार्म एयर मास में आप इंटर करोगे, टेम्परेचर विल what reduce, temperature will rise. So due to rise in temperature once we enter from cold air mass to warm air mass, so this is called frontal inversion. तो फ्रंट्स की वजह से जो इन्वर्जन लेयर बनता है उसको फ्रंटल इन्वर्जन बोलते हैं। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फ्रंट्स पढ़ेंगे। अभी आप जान लो कि एक फ्रंटल इन्वर्जन होता है जो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के एक दूसरे के इंटरेक्शन से बनता है, और जिसमें कि कोल्ड एयर मास नीचे रह जाता है, वार्म एयर मास ऊपर चढ़ जाता है, और उसकी वजह से एक इन्वर्जन लेयर बन जाता है जिसे हम फ्रंटल इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का अपर एयर इन्वर्जन हुआ, क्योंकि ये जो कोल्ड एयर मास होता है इसकी भी हाइट काफी होती है। तो दिस इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अंडर द अपर एयर इन्वर्जन। तो आप जो है सारे टाइप्स का इन्वर्जन देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कि कौन कौन सा कॉज होता है इन्वर्जन लेयर बनने का, और उसके बेसिस पे हमने टाइप्स देख लिया। अब इसको एक हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दोनों को मिला के, अपर एयर और लोअर एयर को मिला के, राइट। तो अगर हमको उस तरह से करना हो तो देखो ऐसे करते हैं हम। इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन को हम दो भागों में बांट दिए। एक हो गया ग्राउंड एयर इन्वर्जन, ग्राउंड एयर इन्वर्जन, और एक हो गया अपर एयर इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन, राइट। अपर एयर इन्वर्जन को और ग्राउंड एयर इन्वर्जन को आप फर्दर बांट दो। यहां हो गया रेडिएशनल इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन हो गया। ये हो गया एडवेक्शन इन्वर्जन, एडवेक्शन इन्वर्जन, और या तो यही दो छोड़ दो या तीसरा एक लिख दो, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन, एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। और लेकिन एयर ड्रेनेज इन्वर्जन अगर अलग आप लिख रहे हो एडवेक्शन से, तो आप हमेशा ये मेंशन कर देना कि एयर ड्रेनेज इन्वर्जन इज अ वेरिएंट ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। एयर ड्रेनेज में भी वही हो रहा है जो एडवेक्शन इन्वर्जन में हो रहा था। फर्क केवल इतना है कि ये फ्लैट सरफेस पे हो रहा था कि एक जगह का एयर मास दूसरे कोल्ड सरफेस पे चला जा रहा है, और ये हो रहा था वो एक स्लोप पे हो रहा था कि हायर स्लोप का लोअर स्लोप पे जा रहा है, लेकिन दोनों में हॉरिजॉन्टल मोशन ही थे एयर के। इसलिए दिस एयर ड्रेनेज इन्वर्जन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ एडवेक्शन इन्वर्जन। एंड रेडिएशन इन्वर्जन इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। अपर एयर इन्वर्जन में आप बांट सकते हो सबसिडेंस इन्वर्जन को, सबसिडेंस इन्वर्जन को, टर्बुलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन को, टर्बुलेंस कन्वेक्शन इन्वर्जन, और फ्रंटल इन्वर्जन को, फ्रंटल इन्वर्जन को। कई बार फ्रंटल इन्वर्जन ऑल टुगेदर अलग भी दिया होता है कि फ्रंटल एक अलग ही हम मान लेते हैं, राइट, क्योंकि जो नेचर ऑफ इन्वर्जन होता है फ्रंटल इन्वर्जन का वो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है। तो फ्रंटल इन्वर्जन इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट नेचर। यू डोंट हैव टू गो इन दैट मच डिटेल द डिफरेंस ऑफ इन्वर्जन इन फ्रंटल एंड अदर, लेकिन यह है कि हां अपर एयर में यह भी होता है, तो इसलिए उसको भी हम अपर एयर इन्वर्जन में रख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब जो नेक्स्ट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हमारे पास बचता है करने के लिए वो होता है सिग्निफिकेंस। मतलब कि इन्वर्जन जो होता है टेम्परेचर का, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इससे हमें क्या फायदे घाटे हैं इन्वर्जन से। तो देखो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना। Why? How they impact the human life? Significance of inversion, significance of temperature inversion. अब इसका सिग्निफिकेंस जब भी आप लिखोगे तो इसको दो भागों में हमेशा बांटोगे। एक जो है इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है इसका, एक क्या है इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस,
और दूसरा होता है, या इसको आपको एटमॉस्फेरिक सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हो, दूसरा होगा सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, राइट। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि ये जो है इन्वायरमेंट किस तरह से ये मोल्ड करता है हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जियो बायोकेमिकल साइकिल को, हमारे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन को। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि इट रेस्ट्रिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्टिव क्लाउड्स, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्टिव क्लाउड्स। अब ये कन्वेक्टिव क्लाउड्स क्या होते हैं, ठीक। अब इसको इसी बहाने यहां थोड़ा सा समझ लो। देखो ये हमारा सरफेस है, यहां से कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा एयर वेपर का, और कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बन जाएंगे। तो क्लाउड्स फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन ऑफ एयर। वार्मर एयर इज कन्वेक्टिंग अप, it will become cool down, there will be condensation and the condensation will lead to the formation of clouds. तो इसको बोलते हैं convective clouds that have formed due to the convection of air. अब इन्वर्जन के केस में क्या होता है कि इस तरह के क्लाउड्स बनते नहीं है, क्योंकि एयर ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाला एयर है, नीचे वाला एयर है वो ठंडा एयर है, ऊपर वाला ही गर्म है। तो हमेशा गर्म वाला ऊपर रहेगा, ठंडा वाला एयर नीचे रहेगा। तो इसीलिए इसी कारण से चूंकि ऊपर में वार्म एयर का एक लेयर बना हुआ है, तो ये नीचे से एयर को ऊपर नहीं जाने देता है। इट डज नॉट अलाउ द एयर टू राइज अप, इट डज नॉट अलाउ द ग्राउंड एयर टू राइज अप, and when there is no any rising of air, there is no formation of these clouds, and when there is no formation of such clouds, there is no rainfall. कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, यही होता है, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बनते हैं और वो रेनफॉल करते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है कन्वेक्टिव क्लाउड्स को बनने में, और इसकी वजह से रेनलेस कंडीशन क्रिएट कर देता है। कैसा कंडीशन क्रिएट करता है, रेनलेस, रेनलेस कंडीशन, रेनलेस कंडीशन। बारिश नहीं होगी जहां इन्वर्जन लेयर होगा, क्योंकि बारिश होने के लिए नीचे से हवा ऊपर जाना चाहिए, कन्वेक्शन होना चाहिए, क्लाउड फॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके रेन होता है। तो फिर ये इस तरह के क्लाउड्स बनने नहीं देगा, तो रेनलेस कंडीशन क्रिएट कर देगा, डेजर्टिफाइड कंडीशंस क्रिएट कर देगा ये, राइट। तो ये इन्वर्जन लेयर होता है का, ये होता है। तीसरा जो इसका इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है वो होता है फॉगी कंडीशंस, फॉगी कंडीशंस। जहां भी इन्वर्जन लेयर बनता है, इन्वर्जन होता है, वहां का कंडीशंस फॉगी हो जाता है, ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन होने लगता है, जिसकी वजह से फॉगी हो जाता है कंडीशन। तीसरा होता है फॉगी कंडीशन। आप देखोगे कि ठंडी के दिन में रात में डेंस फॉग बनने लगता है, बहुत ज्यादा डेंस फॉग होता है। देयर इज बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन, क्योंकि नीचे जो है हवा जो है ठंडा होके नीचे ही पड़ा हुआ है, तो ठंडा होने की वजह से ग्राउंड लेवल पे कंडेंसेशन होने लगता है। अभी हम बात करेंगे, जब हम कंडेंसेशन की बात करेंगे, कि जैसे ही टेम्परेचर हम घटाते हैं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये बढ़ती है, और ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी मोर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ज्यादा होगा। तो उस कंडेंसेशन जो है वो फॉगी कंडीशंस क्रिएट करेगा वहां पे ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि इन्वर्जन लेयर में होता क्या है, ये जमीन है, ये वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, ये वाला गर्म होता है, ये वार्म होता है, ये कोल्ड होता है। तो इस कोल्ड वाले रीजन में ना बहुत ज्यादा फॉगी कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आपको पता होगा कि जहां भी वो कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिलते हैं, तो जो वार्म ओशन करंट, सपोज ये वार्म ओशन करंट है, ये कोल्ड ओशन करंट है, यहां का जो हवा होता है वो वार्म होता है, ये चला जाएगा अगर कोल्ड पे, तो इधर नीचे का जो टेम्परेचर होता है ये घटा दिया देता है ये कोल्ड ओशन करंट, जिसकी वजह से यहां पे कंडेंसेशन होने लगता है, ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन, और डेंस फॉग यहां पे बन जाता है। तो वेयर देयर इज अ मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट, देयर इज अ डेंस फॉग क्रिएटेड, एंड ड्यू टू दैट इट क्रिएट्स ऑब्स्टेकल्स इन द नेविगेशन, राइट। तो इसीलिए हमेशा जो है, जो शिप वाले होते हैं वो ऐसे रीजन्स को अवॉइड करते हैं जहां वार्म ओशन और कोल्ड ओशन करंट मिलता है। आगे पूरा फॉगी कंडीशन हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं, आगे से कोई और शिप आएगा, टकरा जाओगे, राइट। तो एक तरह से वो क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है नेविगेशन को। तो ये फॉगी कंडीशंस हो गया, रेनलेस कंडीशंस हो गया। उसके बाद फिर चौथा हो जाता है डेंस अर्बन स्मॉग, डेंस अर्बन स्मॉग, डेंस अर्बन स्मॉग। अब ये सोचो एक मिनट के लिए कि ये हमारा लैंड है, राइट।
यहां से हवा ऊपर जा नहीं रही है क्योंकि ऊपर वाला हवा गर्म है, तो नीचे वाला हवा को ऊपर जाने नहीं देगा क्योंकि नीचे वाला ठंडा है। ठंडा की मजबूरी है कि नीचे रहना, गर्म की मजबूरी है ऊपर रहना हवा में। अब जो भी हम यहां पे इमिट करेंगे, वेक्यूलर इमिशन करेंगे, घर से जो है कोयला जलाएंगे, इंडस्ट्रीज से चिमनी से हम फेंकेंगे, तो ये सारा जो हम स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो यहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये वार्म लेयर ऊपर नहीं होता तो ये डिस्पर्स हो जाता, ऊपर तक चले जाते सारे पोल्यूटेंट्स। बट सिंस देयर इज अ वार्म लेयर ओवर दिस कोल्डर लेयर, इट विल नॉट अलाउ टू escape these pollutants and smoke that is produced near the surface। तो इसकी वजह से सारे स्मोक जो है फॉग के साथ मिक्स होके और डेंस अर्बन स्मोक बन जाते हैं। अर्बन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्बन रीजन में ये वेक्यूलर इमिशन ये सब ज्यादा होता है। तो ठंडी के टाइम में जो दिल्ली में, जो बेंगलोर में डेंस फॉग जो बन जाता है, स्मॉग बन जाता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, उसका कारण एक टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है। हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन कैन लीड टू ग्रेट फॉग ऑफ लंदन। 1952 में एक ग्रेट फॉग ऑफ लंदन आया था जिसमें सब्सिडेंस इन्वर्जन की वजह से पूरा वहां पे लोअर लेयर जो है पैक हो चुका था, और वहां पे ठंडी का टाइम था तो लोग जो है काफी कोयले भी जलाते थे घरों में, ऑफिसेस में, हर जगह। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अचानक से अर्बन स्मॉग काफी हाई हो गया, और वो इसकी वजह से एक हफ्ता में कई हजार लोग मर गए ड्यू टू द अर्बन स्मॉग, ड्यू टू द पोल्यूशन। तो इस तरह का एक घटना हो चुकी है लंदन में, जिसको हम द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन बोलते हैं। तो इस तरह से डेंस अर्बन स्मॉग जो है एक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू द फर्दर इन्वर्जन लेयर अबव द लोअर लेयर। समझ में आ रही है? तो ये इसके इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस हो गए। अब इसका सोशल सिग्निफिकेंस में आप क्या लिखोगे? क्या सोशल सिग्निफिकेंस है हमको इन्वर्जन के? तो सबसे पहला होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू नेविगेशन। ऑब्स्ट्रक्शन टू नेविगेशन, नेविगेशन में हमको ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है ये नेविगेशन। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ फॉगी कंडीशंस। जो हम नेविगेशन करते हैं, जो हम ओशंस में जाते हैं, ओशंस रूट में, तो हमेशा जो है इन्वर्जन की वजह से वहां पे इंटेंस फॉगी कंडीशंस होता है, और इस तरह से हमको नेविगेशन में दिक्कत होती है। और नेविगेशन तो छोड़ो, कई बार जो रात में डेंस फॉग की वजह से रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, वो भी इसी वजह से होता है। तो आप इसको रोड एक्सीडेंट से भी जोड़ सकते हो कि बहुत सारे ठंडी के दिन में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन लेयर है, और उसकी वजह से डेंस फॉग क्रिएट हो गया है। ठंडी के दिन में कोई रात होती है जिसमें कि बिल्कुल फॉग नहीं होता है, और कोई रात होती है जहां एक कदम चलना मुश्किल होता है। तो जहां पे आपको एक कदम चलना मुश्किल हो रहा है, इतना डेंस फॉग हो गया है, वहां पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं हाईवेज पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं डेंस फॉग की वजह से। डेंस फॉग बनता है इन्वर्जन लेयर की वजह से। तो इन्वर्जन लेयर एक तरह से रोड एक्सीडेंट्स में भी ये करता है, समुद्र में नेविगेशन में भी ये क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, राइट। उसके बाद फिर आपको होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट को भी इंपैक्ट करता है। इसकी वजह से लोग जो है वैली में फ्लैट सरफेस को छोड़ के इस स्लोप्स पे सेटल होते हैं। तो द चॉइस ऑफ पीपल टू सेटल ओवर द स्लोप instead of this flat valley floor is because of air drainage inversion which is produced over this valley floor। वैली फ्लोर पे तो फ्रॉस्ट कंडीशन क्रिएट कर देता है एयर ड्रेनेज इन्वर्जन। तो इसकी वजह से यहां रहना मुश्किल है लोगों के लिए, यहां खेती करना मुश्किल है, यहां जो है प्लांटेशन लोग नहीं कर सकते हैं। द पीपल सेटल ओवर दिस स्लोप्स। द सच काइंड ऑफ सेटलमेंट ओवर द स्लोप्स इज ड्यू टू द एयर ड्रेनेज इन्वर्जन विच डिसाइड्स और विच कंट्रोल्स द सेटलमेंट इन द वैली रीजन। समझ में आ रही है बात है? तो एयर ड्रेनेज इन्वर्जन का सोशल जो सिग्निफिकेंस है आप यहां भी देख सकते हो। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हम टाइप्स जान गए, उनके क्लासिफिकेशन समझ गए, कॉजेज समझ गए, सिग्निफिकेंस समझ गए। तो दिस वाज द इंटायर स्टोरी अबाउट द टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर इंडिया में न्यूज में चलते रहता है कि इतने सारे सिटीज जो हैं उनके पॉल्यूशन लेवल इतना खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वन ऑफ द रीजन फॉर द पुअर पॉल्यूशन, पुअर air quality of these cities is the dense urban smog which can be
which can be attributed to the formation of inversion layer in the cities। तो ये जो इन्वर्जन लेयर बनता है इसकी वजह से भी डेंस अर्बन स्मॉग आता है। तो किसी दिन यूपीएससी जो है टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकती है कि कैसे ये कनेक्टेड है एयर पॉल्यूशन से। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो हमने वर्टिकल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया कि वर्टिकली टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का वर्टिकल। तो ये अब तक हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे वो हॉरिजॉन्टल पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टली ओवर द लैटिट्यूड्स हमारा जो टेम्परेचर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वर्टिकल पैटर्न में आप जान गए कि विथ हाइट जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये एक लेयर होता है जिस लेयर में इंक्रीज होता है, पूरा ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक नहीं होता है। तो ये जो लेयर जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन लेयर। ये लेयर्स कैसे बनते हैं, कितने तरीके के होते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, ये आप देख चुके हो। तब हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पैटर्न का मतलब होता है कि इस ग्लोब पे आप बताओ मुझे कि कहां पे कैसा टेम्परेचर होगा, कहां पे ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की जब भी हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल पैटर्न की बात करेंगे, तो सबसे पहले इसको एक सोप्पन करके एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरे अर्थ को 3 भाग में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ को। दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, दिस इज 66.5 degree, and this is 66.5 degree what? South latitude, north latitude, and this is pole. This is Arctic circle, this is Antarctic circle. Arctic circle is 66.5 degree north latitude, Antarctic circle is 66.5 degree south latitude. तो उन्होंने पूरे अर्थ को 3 भागों में बांटा। एक जोन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे, एक जोन जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का है उसको उन्होंने बोला टॉरिड जोन। टॉरिड का मतलब होता है हॉट, यानी ये हॉट जोन है। हॉट जोन क्यों है? क्योंकि सन जो है इसी 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में वर्टिकल लाई करता है, वर्टिकली। इसीलिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जो हीटिंग होगी वो इसी रीजन की होगी। तो इसको इन्होंने टॉरिड जोन बोल दिया। 23.5 से 66.5 और इधर भी 23.5 से 66.5 को इन्होंने बोल दिया टेम्परेट जोन। क्या बोल दिया? टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब होता है कूल, नॉट कोल्ड, कूल। टेम्परेट जोन, और इसको कूल जोन बोलते हैं। कूल। और 66.5 से लेके 90 डिग्री तक, दोनों साइड 90 डिग्री तक, इस रीजन को इन्होंने बोल दिया फ्रिजिड जोन। क्या बोला? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है कोल्ड, वेरी कोल्ड। तो हॉट जोन, कूल जोन, कोल्ड जोन, ये हो गया फ्रिजिड जोन। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल्ट्स ऑफ टेम्परेचर, फ्रिजिड जोन। ये बड़ा ही सिंपलिस्टिक था, बड़ा ही सिंपल था। इतनी सिंपल एक्चुअल में नहीं होती है जितना सिंपल सोपन ने बोल दिया कि 23.5 से 23.5 टॉरिड जोन, 23.5 से 66.5 टेम्परेट जोन, उसके ऊपर फ्रिजिड जोन। लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। 23.5 से 23.5 नॉर्मली देखोगे तो सबसे गर्म रीजन है, तो इसको हमने टॉरिड जोन बोल दिया। इस दोनों के बीच में हमने इसको थोड़ा सा ये ठंडा मिलेगा तो टेम्परेट जोन बोल दिया, और इसके ऊपर काफी ठंडा मिलेगा तो इसलिए फ्रिजिड जोन बोल दिया। लेकिन ये 23.5 से 23.5 में भी आपको कहीं पे कुछ और लिखेगा, कहीं पे कुछ और दिखेगा। 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में आप देखेंगे तो कुछ अलग टेम्परेचर का पैटर्न दिखलेगा, 10 से 30 कुछ और निकलेगा। इस टेम्परेट को भी आप बीच से एक भाग में बांट सकते हैं।
तो ये काम आगे चल के एक त्रिवार्था करके जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे उन्होंने पूरे अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर बेल्ट्स में बांट दिया। इन्होंने इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया, किसने? त्रिवार्था ने। ये समझ गए आप, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर बेल्ट्स का वो है त्रिवार्था के द्वारा। त्रिवार्था क्या बोलते हैं? त्रिवार्था का कहना है कि 0 डिग्री से लेके और 10 डिग्री तक, 0 से 10, इधर भी 10 डिग्री तक, 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, दोनों साइड। इस रीजन को इन्होंने बोल दिया इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट, बेल्ट किसका है? ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर बेल्ट्स हैं ये वाले रीजन्स को 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ वाले रीजन्स को इन्होंने इक्वेटोरियल बेल्ट बोल दिया कि दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटोरियल बेल्ट। नॉर्थ में भी साउथ में भी 10 डिग्री से लेके और 30 डिग्री को दोनों साइड में, 10 से 30, इधर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, इधर 30 डिग्री साउथ, इसको इन्होंने बोल दिया ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोल दिया? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन। 10 से 30 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, 30 से 45, 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, इसको उन्होंने बोला वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट, देखो ये टेम्परेट को ही दो भागों में बांट देंगे। वार्म टेम्परेट, क्या बोल दिया? वार्म टेम्परेट। 45 से 60 को इन्होंने बोल दिया, 45 से 60 डिग्री को कूल टेम्परेट। 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, इसको इन्होंने बोल दिया कूल टेम्परेट। इस रीजन को, ये कूल टेम्परेट रीजन है, कूल टेम्परेट, राइट। 60 से 75 डिग्री को इन्होंने बोल दिया सब पोलर। क्या बोला? सब पोलर, सब पोलर बेल्ट, सब पोलर टेम्परेचर बेल्ट। सॉरी, ये नॉर्थ कैसे लिख दिया? साउथ है, ये साउथ है, नॉर्थ। इसको बोल दिया सब पोलर, और सब पोलर को दूसरा नाम ताइगा भी बोलते हैं, TAIGA, ताइगा, राइट। अब 75 से 90 तक इस रीजन को इन्होंने बोल दिया पोलर, पोलर, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा। ये हो गया आपको पोलर और टुंड्रा, राइट, टुंड्रा। तो त्रिवार्था ने देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। 10 से 10 इक्वेटोरियल बेल्ट, 10 से 30 ट्रॉपिकल बेल्ट, 30 से 45 वार्म टेम्परेट बेल्ट, 45 से 60 कूल टेम्परेट बेल्ट, 60 से 75 सब पोलर बेल्ट और ताइगा बेल्ट, 75 से 90 पोलर बेल्ट। और इस तरीके से इतने बेल्ट्स में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के बेसिस पे इसने बांटा कि ये टेम्परेचर का बेसिस है। अब टेम्परेचर के बेसिस पे इनको अब आप देख लो कि टेम्परेचर क्या होगा, कैसा टेम्परेचर होगा। तो इनको आप याद रखना मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बेसिस पे कि कौन से बेल्ट का एनुअल मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा और मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा? समर टाइम में होगा। मिनिमम टेम्परेचर कब होगा? विंटर टाइम में होगा। तो समर टाइम और विंटर टाइम का एवरेज टेम्परेचर के बेसिस पे इन्होंने इसको बांटा है कि जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट है तो समर टाइम में कितना टेम्परेचर होगा एवरेज, विंटर टाइम में कितना होगा, ट्रॉपिकल में समर टाइम में कितना होगा, विंटर टाइम में कितना होगा। तो इस बेसिस पे इन्होंने बांटा है। तो इक्वेटोरियल रीजन को इन्होंने बताया है कि समर टाइम में यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर और विंटर टाइम में 22 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। तो समर टाइम और विंटर टाइम का जो डिफरेंस है इक्वेटोरियल रीजन में वो बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहां विंटर होता ही नहीं है, देयर इज नो विंटर इन इक्वेटर। इसी के तो आसपास सन हमेशा घूम रहा है, तो विंटर कहां से आएगा? तो दिस इज 27 डिग्री एंड 22 डिग्री। जब सन जो है बिल्कुल इधर चला जाएगा आपके
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो आपको जो इधर वाले रीजन है यहां पे विंटर टाइम होगा इक्वेटर के नीचे, तो मिनिमम टेम्परेचर वहां पे 22 डिग्री होगी। सन जब सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा तो 10 डिग्री नॉर्थ के पास 27 डिग्री होगी। तो 27 से 22 के बीच में पूरे साल में वैरी करता है इक्वेटोरियल रीजन में, ओनली 5 डिग्रीज का डिफरेंस होता है। तो इसको बोलते हैं वेरी लो थर्मल कंट्रास्ट। जो थर्मल कंट्रास्ट होता है इक्वेटोरियल बेल्ट में वो बहुत लो होता है, बिकॉज द सन रिमेन्स नियर द इक्वेटर ऑल अक्रॉस द ईयर। और इक्वेटोरियल रीजन्स में ओशन है, वाटर बॉडीज भी हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा इक्वेबल कंडीशंस हो जाता है। तो दिस इज द इक्वेटोरियल बेल्ट। ट्रॉपिकल रीजन्स की अब बात करें हम, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में समर टाइम में जो टेम्परेचर होगा वो 42 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरली ये इस वाले मार्जिन में होता है, ईस्टर्न मार्जिन में जहां डेजर्ट्स होते हैं, राइट, सॉरी वेस्टर्न मार्जिन में, नॉट ईस्टर्न, वेस्टर्न मार्जिन में जहां डेजर्ट्स होते हैं। तो 42 से 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और विंटर टाइम में यहां देखोगे टेम्परेचर तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब देखो कितना डिफरेंस है समर और टेम्परेचर और विंटर टेम्परेचर में। यहां 42 टू 47 डिग्री सेल्सियस समर टाइम में, 18 डिग्री सेल्सियस विंटर टाइम में। इतना ज्यादा थर्मल कंट्रास्ट किसकी वजह से है? तो हाई प्रेशर बेल्ट है ये। इक्वेटोरियल जो रीजन था वो लो प्रेशर बेल्ट था। लो प्रेशर बेल्ट जहां होता है तहां क्लाउडीनेस होता है, तहां हमेशा स्काई में क्लाउड रहेगा, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इंसोलेशन जो है वो डिप्लीट हो जाएगा। और चूंकि हमेशा सन यहीं पे है तो बहुत ज्यादा विंटर भी नहीं होगा, तो इसीलिए समर विंटर के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं है। अब ये ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है कि 42 से 47 डिग्री सेल्सियस समर टाइम में होता है, 18 डिग्री सेल्सियस विंटर टाइम में होता है। तो इसके बारे में बोलते हैं वेरी हाई थर्मल कॉन्ट्रास्ट, बहुत हाई थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है। तो ट्रॉपिकल में, सॉरी इक्वेटोरियल में बहुत लो थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है। अब वार्म टेम्परेट के बारे में बात करते हैं। अब वार्म टेम्परेट में देखोगे आप तो समर टाइम टेम्परेचर यहां पे हो जाएगा लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, राइट, और विंटर टाइम टेम्परेचर लगभग हो जाएगा यहां पे कितना, तो 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये समर टाइम का एवरेज टेम्परेचर होगा 22 डिग्री सेल्सियस, विंटर टाइम का एवरेज टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज फॉर द वार्म टेम्परेट। कूल टेम्परेट में जाओगे तो समर टाइम हो जाएगा आपको 18 डिग्री सेल्सियस और विंटर टाइम हो जाएगा आपको 3 डिग्री सेल्सियस। ये कूल टेम्परेचर जो है उसका समर टाइम 18, विंटर टाइम 3 डिग्री सेल्सियस। सब पोलर रीजन्स में जाओगे तो सब पोलर रीजन्स में समर टाइम का टेम्परेचर हो जाएगा आपको अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस और विंटर टाइम का टेम्परेचर हो जाएगा अराउंड -3 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस ये सब पोलर रीजन का हो जाएगा। ये वार्म टेम्परेचर का 22-10 हो गया। आप वार्म टेम्परेचर मतलब सीधा ऐसे देखो, वार्म टेम्परेचर हो गया, ये देखो ये कूल टेम्परेचर हो गया, राइट। पोलर रीजन में देखोगे तो समर टाइम में हो जाएगा 0 से 10 डिग्री सेल्सियस और विंटर टाइम हो जाएगा -30 टू -40 डिग्री सेल्सियस। अगेन वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, अगेन वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट। तो इक्वेटर के पास लोएस्ट कॉन्ट्रास्ट होता है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट, एनुअल थर्मल रेंज जो बोलते हैं, और पोल के पास हाईएस्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर से पोल की तरफ अगर बढ़ते हैं हम तो जो थर्मल कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप बोलेंगे बढ़ेगा, राइट। बीच में थोड़ा सा कम होता है, इधर इक्वेटर पे थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द डेजर्ट कंडीशंस एंड हाई प्रेशर बेल्ट्स, बट जो थर्मल कंट्रास्ट ओवरऑल इक्वेटर पे बहुत कम होता है और पोल्स पे ज्यादा होता है। जनरली इट इंक्रीजेस ओवर द पोल्स। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है इसी को हम थर्मल कंट्रास्ट बोलते हैं, चाहे वो डायरेनल हो चाहे वो सीजनल हो। समझ में आ रही है बातें? तो ये सारी चीजें हो गई आपको टेम्परेचर बेल्ट्स। तो अर्थ के ये सब टेम्परेचर बेल्ट्स होते हैं। तो आपको ये सब याद रखना है त्रिवार्था वाला कि ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, ये ट्रॉपिकल है, वार्म टेम्परेट, कूल टेम्परेट, सब पोलर, पोलर। अब आगे हम पूरे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी में ये सब टर्म्स को यूज करते रहेंगे कि ये वार्म टेम्परेट है, ये कूल टेम्परेट है, ये जो है वो सब पोलर है, ये पोलर है। तो ये सारी बातें आगे हमारी चलती रहेगी, राइट। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये पूरे टेम्परेचर बेल्ट्स को। I hope you got the point. So this was all about the topic of lecture 16. We have covered insolation, heat and temperature. टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया पूरे एटमॉस्फेयर में, इंसोलेशन एंड हीट का कंसेप्ट देख लिया, तो ये पूरा हमारा टेम्परेचर बेल्ट का कंसेप्ट हो गया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर बेल्ट. So today we have covered the second part of the climatology, the second lecture of the climatology,
विच इनकॉर्पोरेटेड इंसोलेशन, हीट एंड टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्लास से हम जो बात करेंगे वो ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। इनफैक्ट हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करेंगे कि कैसा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें। राइट, ओके, थैंक यू।